आज अपन देखेंगे अपना हिंदू एनालिसिस। अपने पास आज कुछ 5 to 6 टॉपिक्स रहेंगे जिसको अपन 30 मिनट्स में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो अपना फर्स्ट टॉपिक कहता है कोर सेक्टर्स आउटपुट डिप टू 5-month लो ऑफ 3.6 इन मार्च। बोलो आप ये देख सकते हैं कि कोर सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने लिए इसलिए न्यूज़पेपर में कवर किया जा रहा है। तो अपन देखते हैं कितने कोर सेक्टर्स होते हैं। अपने पास कुछ 8 कोर सेक्टर्स होते हैं, लाइक कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइंड प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे अपने कोर सेक्टर्स में आते हैं। कोर माने क्या होता है? कोर माने जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। लाइक यूपीसी ने इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं क्या? तो यूपीसी ने प्रीलिम्स में 2 साल लगातार इससे क्वेश्चंस पूछे थे। सो अपन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 8 कोर सेक्टर्स इंडस्ट्रीज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेटेज। सबसे पहले तो यूपीसी ने पूछा था कि कोर सेक्टर्स में आते कौन कौन है। उसके बाद सेकंड ईयर में उन्होंने पूछा उनका वेटेज, कि मतलब कौन ऊपर आता है या कौन नीचे आता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट सेक्टर आता है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड स्टील, फोर्थ इज कोल, फिफ्थ इज क्रूड ऑयल, सिक्स्थ इज नेचुरल गैस, सेवेंथ इज सीमेंट एंड एट इज फर्टिलाइजर्स। तो आप इसकी क्रोनोलॉजी भी याद रखें जिससे आपको अगर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो आप इजीली आंसर आउट कर पाएंगे, राइट। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि ये कितना कॉम्प्रोमाइज करता है। 40% ऑफ द वेट ऑफ आइटम्स इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो भी ये इंडेक्स बनता है, इसमें जो 40% वेटेज रखता है वो कौन रखता है? ये 8 कोर इंडस्ट्रीज वेटेज रखती है, राइट। सो एआईपी है क्या? सबसे पहले ये देखते हैं। इट्स एन इंडिकेटर दैट मेजर्स द चेंजेस इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। मतलब कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जो प्रोडक्शन होता है वो कितना चेंज हो रहा है, मतलब वो डिक्रीज हो रहा है या वो इंक्रीज हो रहा है या न्यूट्रल है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, राइट। ठीक है, इसको कंपाइल कौन करता है? इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड मंथली बाय द सीएसओ। सो ये कब क्या पब्लिश किया जाता है? मंथली पब्लिश किया जाता है। कौन पब्लिश करता है? सीएसओ पब्लिश करता है इसको, राइट। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो आपको ये चीजें याद रखनी रहेंगी, आप इसको याद कर सकते हैं। आपको ये पता पड़ गया कि एआईपी होता क्या है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कि कितना इंडस्ट्रीज प्रोड्यूस कर रही है, राइट। सो अभी कुछ डेटा है गवर्नमेंट ने दे रखा है, आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन आपको कोर इंडस्ट्रीज के बारे में सफिशिएंट रहेगी, राइट। चलो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है IMD प्रेडिक्ट्स मोर हीट वेव डेज फॉर ईस्टर्न इंडिया इन मे। मतलब कि ईस्टर्न इंडिया के लिए अभी हीट वेव डेज और आना बाकी है। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हीट डेज क्या होते हैं, हीट वेव क्या होती है, सॉरी। Heat wave is a period of abnormally high temperature, common phenomena in India during the months of May, June, and in some rare cases even extends till July. So heat wave क्या होती है? मोस्टली देखी जाती है मई से जून में और शायद वो जुलाई तक भी एक्सटेंड होती है। तो अगर अपन हीट वेव को कहें तो अपन हिंदी में लू कहते हैं, द नॉर्दर्न साइड, राइट। लेकिन अपन अगर इसको इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि अपन इसको न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, तो यूपीसी ने इससे क्वेश्चंस पूछे हैं क्या पिछले टाइम में? तो यूपीसी से डायरेक्टली नहीं पूछता है लेकिन इनडायरेक्टली जरूर क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। अभी तक यूपीसी ने मोस्टली लास्ट 10 ईयर्स में इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, ठीक है। तो अगर अपन इसको, लेकिन अगर अपन मेंस में एग्रीकल्चर का टॉपिक जो अपन GS3 में आता है उसमें अपन इसके कॉन्सिक्वेंसेज या कुछ स्ट्रेटेजीज यूज आंसर के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले इसका इम्पैक्ट क्या होता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। सो एग्रीकल्चर सेक्टर पे क्या होता है, अपने जो क्रॉप यील्ड होती है उसका एक टेम्परेचर रेंज होता है कि उसको उस टेम्परेचर रेंज में अगर क्रॉप मिलेगी तो ही वो ग्रो हो पाएगी। लेकिन अगर वो टेम्परेचर रेंज से एक्सटेंड करती है तो वो क्रॉप के लिए ग्रो होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट। लाइक अगर अपन लाइफ स्टॉक भी कह सकते हैं या अपन डेयरी फार्मिंग करते हैं तो वो सब एक टेम्परेचर तक अपने को प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। लेकिन अगर उसी से अगर अपना टेम्परेचर बढ़ते जाएगा तो अपनी क्रॉप यील्ड्स डिक्रीज होंगी, अपनी डेयरी फार्मिंग में अपने को प्रॉब्लम रहेंगी जिससे कि अपना मिल्क प्रोडक्शन कम होगा, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं कि इम्पैक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी यूसेज। इलेक्ट्रिसिटी यूसेज पे कैसे आएगा? लाइक अगर आप ये देखिए कि अगर आपकी गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो आप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी मतलब लाइक फैंस और एसीज को यूज करेंगे, राइट। तो ऑफकोर्स ये बात है कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज कर रहे हैं तो कोल ज्यादा बर्न होगा, तो सेम साइकिल चलती रहेगी, राइट। ह्यूमन मोर्टेलिटी इंक्रीज होगी। ह्यूमन मोर्टेलिटी कैसे इंक्रीज होगी?
लाइक कुछ लोग होते हैं जो राइजिंग टेम्परेचर्स को अडेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कुछ जने होते हैं जो नहीं अडेप्ट कर पाते हैं। सो अपन वो देखेंगे कि मोर्टेलिटी मतलब कि लोगों की डेथ में इंक्रीज आएगा, राइट। लाइक अगर अपन ये भी देख सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम में भी अपन वैसे भी काफी लाइफस्टाइल डिजीज से गुजर रहे हैं, लाइक डायबिटीज, लाइक रेस्पिरेटरी, लाइक मेंटल हेल्थ चैलेंजेस, काफी डिजीजेस हैं। तो उसी में अगर टेम्परेचर और बढ़ता है तो ये अपने लिए एक नया डिजीजेस की तरह भी काम करेगा, मतलब लाइक एक मोर्टेलिटी इंक्रीज करने का काम करेगा, राइट। उसके बाद अपन देखते हैं फूड इनसिक्योरिटी। तो फूड इनसिक्योरिटी कैसे होगी? अपन ने ये देखा कि हीट वेव से डायरेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। अगर क्रॉप प्रोडक्शन पे असर पड़ता है तो डायरेक्ट के तौर पे अपनी फूड इनसिक्योरिटी होती है। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन अगर कम होगा तो लोगों के पास खाना कम पहुंचेगा, तो अगर खाना कम पहुंचेगा तो लोगों को वही फूड के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट। और कुछ जने हो पाएंगे जो पैसे दे पाएंगे और कुछ जने नहीं दे पाएंगे, तो काफी जने फूड के लिए भी इनसिक्योर रहेंगे। इम्पैक्ट ऑन वर्कर्स, अगर अपन ये देखें कि मोस्टली जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं और एग्रीकल्चर वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्ट ग्राउंड पे काम करते हैं। लाइक लाइक अपन जो एमएनसीज और ये सब हैं तो ये सब तो फिर भी एसीज में रह के काम कर सकते हैं, इनसाइड वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो वर्कर्स ग्राउंड पे काम कर रहे हैं वो इतना इजीली वर्क नहीं कर पाएंगे, राइट। सबसे ज्यादा इफेक्ट उनके प्रोडक्टिविटी पे होगा। अगर ज्यादा हीट वेव्स होंगी तो उनकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल लो हो जाएगी, जिसकी वजह से उनको काम मिलना भी बंद हो सकता है, राइट। सो मोस्टली वीकर सेक्शंस और वनरेबल सेक्शंस मोस्टली इफेक्टेड रहेंगे इससे। लेकिन ये तो इसके इम्पैक्ट्स हो गए, मतलब लाइक अगर हीट वेव्स आ रही है तो उसके कुछ इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। हाँ, तो गवर्नमेंट ने कुछ किए हैं स्ट्रेटजीज, अगर कुछ गवर्नमेंट ने लाई हैं अडॉप्ट करने के लिए तो क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले हो सकता है इम्प्लीमेंटिंग क्लाइमेट एक्शन प्लान्स, मतलब कि जो अगर अपन क्लाइमेट के लिए काफी डील करते हैं, अगर आप किसी की तैयारी करते हुए आपको थोड़ा टाइम हुआ है तो आपको ये ध्यान होगा कि वर्ल्ड वाइड लेवल पे क्लाइमेट को लेके काफी सारे एक्शन प्लान्स, काफी कुछ चल रहा है कि एक सस्टेनेबल तरीके से टेम्परेचर को लो किया जा सके, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज ना हो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि हीट वेव भी इंक्रीज नहीं होगी, राइट। सो अपन देखते हैं रिकग्निशन ऑफ हीट वेव्स एज ए नेचुरल डिजास्टर। लाइक अपन ये देखेंगे अगर नेचुरल डिजास्टर्स को, अगर मतलब डिजास्टर्स को अपन एक अहमियत देते हैं, मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। अगर अपन उसको इंपॉर्टेंस देंगे, अगर अपन हीट वेव्स को भी एज ए नेचुरल डिजास्टर मानेंगे तो अपन उसको एज ए इंपॉर्टेंस क्राइटेरिया देंगे, जिसकी वजह से अपन उससे इजिली स्टेप्स ले पाएंगे उसको डील करने के लिए, राइट। सो अगर अपन अपना और देखें क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप, सो मतलब अपन ने ये देखा कि सबसे पहले इसका इफेक्ट आ रहा था एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे, फिर फूड इनसिक्योरिटी पे भी आ रहा था। तो अगर अपन ऐसी कुछ क्रॉप्स डेवलप कर पाए जिसकी प्रोडक्टिविटी भले ही कैसा भी टेम्परेचर हो इफेक्ट ना हो, तो अपन फूड इनसिक्योरिटी से डील कर पाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी से डील कर पाएंगे। रिप्लेसिंग डार्क रूफ्स, इसका मतलब क्या हुआ? लाइक अगर आपने ज्योग्राफी या इन्वायरमेंट पढ़ी है तो आपको ये पता है कि एक एल्बिडो का कॉन्सेप्ट होता है। एल्बिडो का कॉन्सेप्ट ये होता है कि सन की जो रेज आती है वो रिफ्लेक्ट बैक करती है, तो वो सबसे ज्यादा वाइट सरफेस पे करती है, राइट। और अपने यहाँ पे क्या हो रहा है, काफी जगह रूफ्स डार्क होते जा रहे हैं, राइट। सो वो रिफ्लेक्ट बैक नहीं होता है, वो एब्जॉर्ब होने लग जाता है फिर, राइट। अगर एब्जॉर्ब होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन यही अगर इसकी जगह अपन रूफ्स को जो डार्क है उसकी जगह अगर अपन इसको लाइट करने लग जाए तो सिंपल सी बात है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ पाएगा, राइट। तो ये था कुछ हीट वेव से रिलेटेड। आपको हीट वेव से रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। आप इस आर्टिकल्स को भी देख सकते हैं कि मोस्टली कौन से साइड में ज्यादा हीट वेव्स आने के चांसेस हो रहे हैं और उससे रेनफॉल पे क्या असर पड़ रहा है, इसमें थोड़ा सा बताया गया है। इल नीनो के बारे में बताया गया है थोड़ा सा, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म, राजनाथ टेल्स एससीओ मेंबर्स। तो अपने डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ, इन्होंने एससीएस मेंबर्स को कुछ बोला है कि अपने को अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए कि इनके लिए जो सपोर्टर्स हैं टेररिज्म की, मतलब जो सपोर्ट करते हैं टेररिज्म को, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, मतलब उनको पूछो कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि एससीओ मेंबर्स क्या है। एससीओ मेंबर्स, एससीओ मतलब मेंबर्स नहीं, एससीओ क्या है अपन ये देखते हैं। इट इज अ परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इट वाज क्रिएटेड इन 2001। ओके, सो ये कब क्रिएट की गई थी? ये 2001 में क्रिएट की गई थी, राइट, ठीक है। इट इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन एमिंग टू मेंटेन पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन। तो ये इसके कुछ फंक्शंस हैं, लेकिन मैंने आपको ये क्यों बताया?
आप इसको डायरेक्टली, आपका अगर मेंस का क्वेश्चन आता है एससीओ के बारे में तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इसको। डायरेक्टली आप ये बता सकते हैं, ये बता सकते हैं, तो आपका एक मेंस के इंट्रोडक्शन रेडी हो जाता है। ठीक है, सो इसको बनाया क्यों गया? इट इज सीन एज a counterweight to North Atlantic Treaty Organization. It is a 9-member economic and security bloc and has emerged as one of the largest trans-regional international organization. ठीक है, सो इसको जो नाटो, अगर आप सुना हो तो नाटो मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज का है, राइट? वो एक साथ लेके आते हैं एक दूसरे को, तो ये उसके अगेंस्ट बनाया गया। ठीक है, तो इसमें अपन देखते हैं इसकी कुछ परमानेंट बॉडीज है क्या एससीओ की। एससीओ का सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? बीजिंग में है। ठीक है, लेकिन इसकी एक और परमानेंट बॉडी है, एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर रेट्स इन तास्किन। ठीक है, तो अपन ने सबसे देखो इनकी परमानेंट बॉडी है एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। तो अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं? वी शुड फिक्स अकाउंटेबिलिटी ऑन सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म, राइट? सो इनकी परमानेंट बॉडी ही इससे रिलेटेड बनी हुई है टेररिज्म से डील करने के लिए, राइट? चलिए, तो अपन इसके कुछ करंट मेंबर्स देखते हैं। इसके करंट मेंबर्स हैं कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट? लेकिन इसमें कोई और मेंबर ऐड होने वाला है, तो ईरान इज सेट टू बिकम ए परमानेंट मेंबर ऑफ द एससीओ इन 2023। अभी तक ये है नहीं, आने वाले टाइम में शायद बन जाए। तो अगर आपके प्लेन्स में क्वेश्चन आता है तो अभी करंट मेंबर्स तो यही है, राइट? लेकिन आने वाले टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है, तो आप पढ़ते रहिएगा इसके बारे में। ठीक है, लेकिन अगर अपन इसके कुछ गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स देखें, मतलब कि ये एससीओ बनाया क्यों गया, तो एससीओ बनाने का सबसे पहला एक काम था कि लोग जो एससीओ कंट्रीज हैं उनके बीच में जो ट्रस्ट की कमी हो रही है वो म्यूचुअल ट्रस्ट बढ़े। मतलब लाइक जो नेबर्स हैं वो एक दूसरे से अगर अच्छे से डील कर पाए, राइट? अगर नेबर्स में डीलिंग अच्छी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ सकती है काफी सारी। अपन कॉपरेशन कर पाए कहाँ कहाँ? पॉलिटिक्स हो गया, सॉरी, कॉर्पोरेशंस इन कहाँ कहाँ? इन पॉलिटिक्स, ट्रेड। ठीक है, ये सारी जगह अपन क्या कर पाए? कॉर्पोरेशन कर पाए। ठीक है, अपन पीस सिक्योरिटी की बात कर पाए, अपन ये सारी चीजें कर पाए जो शायद अपने को पास वाली नेबर कंट्रीज के साथ करनी चाहिए, राइट? चलिए, तो चलते हैं अपन अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है यमुना के बारे में। दिल्ली हरियाणा ऑफिशियल्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन टू क्लीन पॉल्यूटेड यमुना। LG chairs meeting official pollution as a matter of dispute between the states, with Delhi accusing Haryana of being a major contributor of pollutants flowing into Nafajiga drain। ठीक है, तो ये कुछ बताया गया है कि कितना कितना कहाँ कहाँ से ड्रेन होता है यमुना में पॉल्यूशन मोस्टली। ठीक है, लेकिन अपने को ये नहीं देखना है, अपने को ये देखना है कि अपने लिए प्रीलिम्स से रिलेटेड क्या फैक्ट निकल सकता है यहाँ से, राइट? सो अपने लिए प्रीलिम्स का फैक्ट यहाँ से ये निकल सकता है कि जो रिवर यमुना है ये किसके ट्रिब्यूटरी है? ये ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, नियर बंदरभुज पिक्स इन द मसूरी रेंज ऑफ लोअर हिमालयस एट एन एलिवेशन ऑफ अबाउट 6387 मीटर्स अबव मीन लेवल इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। आपको इतना भी याद नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि ये मेजर ट्रिब्यूटरी है किसकी? रिवर गंगा की। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से, राइट? इसकी कौन सी रेंज पड़ती है इसके आसपास? ठीक है, इसकी बेसिन देखते हैं अपन। इट मीट्स द गंगा एट द संगम वेयर कुंभ मेला इज हेल्ड इन प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, आफ्टर फ्लोइंग थ्रू उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा एंड दिल्ली। तो ये कहाँ से फ्लो होती है वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। आजकल यूपीसी रिवर्स कहाँ से कौन सी स्टेट से फ्लो हो रही है, कोई आसपास कोई इंपॉर्टेंट एरिया है या नहीं है, तो वहां से भी क्वेश्चंस बनाने लगा है, राइट? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। तो अपन इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें तो कौन सी हैं? इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में आती है चंबल, सींध, बेतवा एंड द केन। तो ये कुछ इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, तो आपको इसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज के बारे में पता होना चाहिए, इसकी ओरिजिनेशन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई आपको बता दिया मैंने, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, इसकी बेसिन के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अपनी बेसिन कहाँ कहाँ बनाती है। यूपीसी में प्रीलिम्स में बेसिन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल, राइट? सो यमुना के बारे में आपने पढ़ा, आप थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ सकते हैं कि वाटर पोल्यूशन कैसे होता है और वो अपने लिए इम्पैक्ट क्या क्या डाल सकता है।
राइट। अगर आने वाले कोई आर्टिकल्स में वाटर पोल्यूशन की बात होगी तो मैं उसको जरूर कवर करूंगा, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट आर्टिकल पे। सो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है नन टू सून। सो ये आर्टिकल किसके बारे में? ये आर्टिकल बारे में है गवर्नर के बारे में, कि गवर्नर कैसे कुछ बिल्स को रोक देते हैं फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो उससे वो बिल में डिले से डिले होता रहता है। लेकिन इससे रिलेटेड कौन से आर्टिकल्स गवर्नर को पावर देता है? तो सबसे पहले आर्टिकल 200, लाइक आपके इसमें भी मेंशन्ड है, ठीक है, तो अपन ने यहीं से उठाया। आर्टिकल 200 of the Indian Constitution deals with the power of the governor with regard to assent given to bills passed by the state legislature and other powers of the governor, such as reserving that bill for the president consideration. तो आर्टिकल 200 पावर देता है गवर्नर को, वो एसेंट दे सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेचर ने बिल निकाला है, या तो वो रिजर्व कर सकते हैं बिल प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। जब भी आप अपने मेंस का आंसर लिखें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको आर्टिकल 200 के बारे में यूज करना है अगर गवर्नर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर, एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट वीटो। लेकिन अपन इनके बारे में पढ़े इससे पहले अपन कुछ एक्सेप्शंस देख लेते हैं। तो एक्सेप्शन क्या है? द प्रेसिडेंट हैज नो वीटो पावर। बट कब? ऐसा कब हो सकता है? व्हेन इट कम्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के टाइम प्रेसिडेंट के पास कोई वीटो पावर नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द स्टेट लेजिस्लेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस नहीं किए जा सकते। गवर्नर ऑफ इंडिया enjoys absolute veto, suspensive veto, except on money bill, but not the pocket veto, ठीक है। गवर्नर के पास पॉकेट वीटो नहीं होती है, एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव वीटो होती है, लेकिन मनी बिल के ऊपर नहीं, राइट। चलिए तो अपन ये देखते हैं कि एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो क्या क्या होती है, राइट। तो एब्सोल्यूट वीटो ये होती है कि लाइक अगर अपन प्रेसिडेंट के पास देखें तो प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आया, राइट, कोई बिल आया इनके पास, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम हटा दिया उसको, ठीक है, फर्स्ट टाइम हटा दिया तो ये वापस रिकंसिडरेशन के लिए गया। अगर सेकंड टाइम पास होके आया तो उनको पास करना पड़ेगा, राइट। सो इनके पास एब्सोल्यूट वीटो यहाँ पे नहीं है। लेकिन क्या होता है, गवर्नर के पास जो बिल आता है, ठीक है, गवर्नर ने अगर कोई बिल भेजा, अगर प्रेसिडेंट रिकंसिडरेशन के लिए भी भेज दें और अगर वो वापस आता है तो वो बिल रोक सकते हैं अपने पास ही, ठीक है। तो उनको पास करने की कोई वो नहीं है, तो वो एब्सोल्यूट वीटो यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सस्पेंसिव वीटो क्या होता है? सस्पेंसिव वीटो ये होता है कि उनके पास कोई बिल आया तो प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो तो नहीं होती है, गवर्नर के स्टेट्स के बिल्स पे प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो होती है। सस्पेंसिव वीटो पे क्या होता है, क्योंकि कोई बिल आया, ठीक है, और उसके बाद अगर प्रेसिडेंट ने रिकंसिडरेशन के लिए भेजा तो उनको पास आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सस्पेंसिव वीटो में ये माना गया कि एक बार वो अपनी वीटो यूज कर सकते हैं, लेकिन सेकंड बार अगर वो रिकंसिडरेशन के बाद आ रहा है तो उनको बिल पे साइन करना पड़ेगा, राइट। पॉकेट वीटो क्या होती है? पॉकेट वीटो ये होती है कि प्रेसिडेंट अपने पॉकेट में उसको रख के भूल जाएंगे 90 डेज या समथिंग कुछ भी, तो वो पॉकेट में चला गया, वो भूल गए। लेकिन ऐसा सिर्फ अपने पास पॉकेट वीटो होती है क्या? अमेरिका की भी नहीं होती, अमेरिका में होती है, लेकिन वो सिर्फ मैक्सिमम 10 डेज के लिए अपने पास रख सकते हैं, मैक्सिमम 10 डेज में पॉकेट वीटो में रख सकते हैं, राइट। चलिए ठीक है, था ये था कुछ गवर्नर से रिलेटेड, क्योंकि ये मोस्टली न्यूज में चलता रहता है पेंडिंग बिल से रिलेटेड, राइट। सो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो अपना नेक्स्ट आर्टिकल कहता है द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर। तो इरीना गुप्ता ने लिखा है, ये आम आदमी पार्टी की मेंबर है, मतलब मोस्टली थोड़ा सा पॉलिटिक्स की बात भी हो सकती है यहाँ पे। अपन उसमें नहीं ध्यान देंगे, अपन ये ध्यान देंगे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल इतना इम्पोर्टेंट है और ये अभी तक है तो फिर अभी तक आया क्यों नहीं है लॉ में, ठीक है। तो देखते हैं अपन अपना वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। सो वुमेन रिजर्वेशन बिल प्रपोजेस टू रिजर्व 33% ऑफ सीट्स इन द लोकसभा एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर वुमेन, ठीक है। तो वुमेन रिजर्वेशन बिल क्या करता है, प्रपोज करता है कि 33% सीट्स रिजर्व करेंगे कहाँ पे,
लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, किसके लिए? वुमेन के लिए। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, इंडिया रैंक्स 48 आउट ऑफ 146 इन द पॉलिटिकल एम्पावरमेंट परसेंटेज ऑफ वुमेन इन पार्लियामेंट इन द मिनिस्ट्रियल पोजीशंस डायमेंशन। मतलब आप ये देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के हिसाब से अपन कितना पुअर रैंक करते हैं, 48 आउट ऑफ 146, राइट। सो अगर अपन इसका कुछ रैंक्स देखें तो सबसे ज्यादा क्वाइट लो है, मतलब कि लो, क्वाइट लो माने कि अपन सबसे ज्यादा लो पे स्टैंड करते हैं 0.267। लेकिन अगर बेस्ट रैंकिंग कंट्रीज देखें तो कौन है? आइसलैंड, जो कि रैंक 1 है, उसका स्कोर क्या है? 0.874। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट अच्छा है वहां पे। वुमेन एम्पावरमेंट आपका JS1 का टॉपिक भी आता है, ठीक है। बांग्लादेश अपना जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके बारे में देखें, बांग्लादेश इज रैंक 9 विद अ स्कोर ऑफ 0.4546। सो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया कितना लेवल पे है और बांग्लादेश कितने इम्प्रूव कर चुका है, राइट। सो अपन को कितना इम्प्रूव करने की जरूरत है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन निकालता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में, राइट। सो अगर अपन देखें तो स्टेटस क्या है वुमेन रिप्रेजेंटेशन का, मतलब लाइक शुरुआत से ऐसा ही था या अब कुछ आने वाले टाइम में अब बदला है? तो प्रायर टू इंडिपेंडेंस अपन ने ये देखा है, अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम अभी तक पढ़ ली है तो आपको ये पता होगा कि वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले नहीं था, लेकिन गांधी जी आने के बाद वुमेन पार्टिसिपेशन काफी इंक्रीज हुआ है। लाइक आप सरोजिनी नायडू को जान सकते हैं, उषा मेहता को जान सकते हैं, एनी बेसेंट, ये सारी वुमेन्स थी जो पॉलिटिक्स में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रही थी, राइट। लेकिन अगर अपन पोस्ट इंडिपेंडेंस देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में क्या हुआ, अपन अपन ने अभी तक 14.4% मेंबर्स को इंडियन पार्लियामेंट, वुमेन्स को इंडियन पार्लियामेंट में पोजीशन दे पाए हैं। मतलब अपने को 33% देना है और अपन अभी सिर्फ 14.4% ही दे पाए हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि अपन कितना दूर चल रहे हैं, राइट। एक अगर आपको नहीं दिख रहा होता मैं एक बार और क्लियर लिख दूं, 14.4% ही अपन ने अभी तक पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन दिया है वुमेन्स को। तो आप देख सकते हैं कि कितना अपन पीछे चल रहे हैं, राइट। लेकिन ये तो फिर भी एक एक्चुअली एस्टिमेट है, शायद इससे कम भी हो सकता है, ठीक है। सो ये चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। लेकिन अपन ये देखें कि अगर हाउ कैन वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स बी इम्प्रूव्ड इन इंडिया, मतलब अगर अपने को वुमेन रिप्रेजेंटेशन इम्प्रूव करना है तो वो कैसे हो सकता है? जो सबसे पहले अपन को जो बिल कहता है कि रिजर्व करो सीट्स वुमेन के लिए, अगर अपन उनको सीट्स रिजर्व करके देंगे तो इजीली वो अपनी सीट्स पा पाएंगे, ठीक है। सॉरी, वो अपनी इजीली सीट्स को हासिल कर पाएंगे। इंक्रीजिंग अवेयरनेस इन एजुकेशन, काफी लोगों को यही नहीं पता है कि काफी महिलाएं भी पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट कर सकती हैं या वो इलेक्शंस में खड़ी हो सकती हैं। काफी ग्रास रूट लेवल पे जाएंगे ना आप तो सही में लोगों को नहीं पता है। तो सबसे पहले लोगों को अवेयरनेस जनरेट करने की जरूरत है, एजुकेशन देने की जरूरत है। लाइक अगर आपने कुछ वेब सीरीज देखी हो, लाइक पंचायत सीरीज आई थी, पंचायत सीरीज में लेडी पंचायत थी, लेडी हेड होती है, लेकिन उसको उसका जो हस्बैंड होता है वो रूल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सरपंच पति समथिंग ऐसा कुछ चलता है, उनको कुछ कहा जाता है। तो आप ये देख रहे हैं कि वुमेन को उसके पावर्स के बारे में नहीं पता है, इसलिए उसका जो हस्बैंड है वो आराम से उनकी जगह पे रूल कर रहा है। तो कितनी अवेयरनेस की कमी है। अपने को सबसे पहले अवेयरनेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर अपन अवेयरनेस को इम्प्रूव कर पाएंगे तो अपन बाद में जाके उनको रिजर्वेशन देंगे तो उसका मतलब भी रहेगा। लेकिन अगर अपन उनको रिजर्वेशन ही नहीं दे पाएंगे तो इस चीज का कोई मतलब नहीं रह पाएगा, राइट। एड्रेसिंग जेंडर बेस्ड वायलेंस एंड हरेसमेंट, सो अगर अपन वुमेन को रिजर्वेशन दे पाते हैं तो वो अपनी राइट्स के बारे में इजीली लॉस बना पाएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, रिजर्वेशन देते हैं तो वो अपने इजीली राइट्स के बारे में लॉस बना पाएंगे। क्योंकि अगर अपन कभी बार देखें तो मेन चाहते हैं कि वो वुमेन से रिलेटेड कम से कम लॉस बनाए क्योंकि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना आए। लेकिन अगर वुमेन का भी सेम पार्टिसिपेशन या 1/3 भी पार्टिसिपेशन होगा तो वो जो लॉस बन रहे हैं कंट्री में जेंडर से, मतलब लाइक अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड लॉ बन रहा है तो वो उसको स्पीड अप कर सकते हैं, उसको डेवलपमेंट में फास्ट वर्क कर सकते हैं। रिफॉर्म्स इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, अपन ये देख सकते हैं कि अपन जो वोटिंग सिस्टम है वो भी शायद वुमेन्स के थोड़ा सा सपोर्टिव नहीं है। तो अगर अपन इलेक्टोरल प्रोसेस को वुमेन्स के
सपोर्टिंग में लाएं, मतलब लाइक वोटिंग सिस्टम्स वुमेन के लिए इजी करें, ठीक है, उसको उनके बारे में जनरेशन दें। तो काफ़ी सारे, मतलब लाइक ये सिर्फ एक चैलेंज नहीं है, ये मल्टीपल चैलेंज हैं जो कि ये बिल को पास होने से रोकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीपल चैलेंजेस आते हैं जो ये बिल को पास होने से रोकते हैं। तो अपने को सिर्फ एक चैलेंज से डील नहीं करना है, अपने को काफ़ी सारे चैलेंजेस से मिलके डील करना पड़ेगा। तो अपन ने कुछ आर्टिकल्स देखे आज के, तो आपको कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे अपन कल और हिंदू एनालिसिस के साथ।